वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का एडवांस मैथ्स की लाइव क्लास में। बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि क्लास आपकी लेट से प्रारंभ हुई है और कुछ सिचुएशन ऐसी सामने आ गई कि क्लास में प्रॉपर टाइम से नहीं ले पाया और टाइम से आपके सामने नहीं आ पाया। लेकिन इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ कि ना आऊँ मैं क्लास लेने, तो इस वजह से जो है आपके सामने है। हाँ, और सभी लोग जो है जल्दी से जुड़ जाएं, क्लास की शुरुआत हो, क्लास की शुरुआत हो। ठीक है, तेजी के साथ जुड़ जाएं। थोड़ा सा लेट हूँ भाई, लेकिन प्रॉपर पढ़ा देता हूँ, आपके पूरे टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग अगर जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ कंटेंट अचीव करें, कुछ ना कुछ अपने समय का सही उपयोग करें। हाँ, लेट तो बहुत हो गया भाई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी है सबको। बहुत बहुत सॉरी कि भाई मैं लेट हुआ हूँ। और मैंने कोशिश करी थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें रह गई थी जो कि वजह से, मतलब जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। मैं था अवेलेबल, ऐसी बात नहीं था। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज के सेशन को। आप सभी लोग तेजी के साथ जुड़े, क्लास की शुरुआत किया जाए जी। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि पिछली क्लास जो एडवांस की थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझाया था, द्विघात समीकरण बताया था। आज हम लोग पॉइंट करते हैं अपनी कॉपी में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कॉपी करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब मैं लिखूंगा दो चरों वाले रैखिक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब यहां पर जो इक्वेशन बनेगा इसमें दो अननोन होंगे, पता है? दो अननोन होंगे, एक होगा x, दूसरा होगा y। एक्स वाई का उपयोग करके दो समीकरण बनाए जाएंगे। दरअसल कभी आपने याद किया होगा, जैसे क्लास 8th 9th में जब हम पढ़ते थे तो हम किसी प्रॉब्लम को जहां पर दो चीजों की आवश्यकता होती थी, हम लोग पहले को x मानते थे, दूसरे को y मानते थे। जब आपको दो अननोन हल करने हैं, दो अननोन का मान निकालना है, तो ये श्योर है कि आपको दो इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। जैसे क्वाड्रेटिक है, दो हल देता था, लेकिन एक ही वेरिएबल पर डिग्री 2 हो जाती थी, घात 2 होती थी ना, कि ax² + bx + c = 0। तभी दो सोल्यूशन भी दे पाता था। अगर वो लीनियर होता तो नहीं दे पाता। ये लीनियर है, इसमें अननोन एक नहीं है लेकिन दो है। और याद रखिएगा, कभी दो अननोन का, दो अननोन मतलब जैसे एक्स वाई के रूप में एक समीकरण में आपको दे दूं कि x + y = 15 और मैं आपसे पूछूं कि एक्स वाई का मान बताओ, नहीं बता सकते हो आप, पॉसिबल नहीं है। क्या आप लोग मुझे प्रॉपर देख पा रहे हैं? कंफर्म कर दीजिए सभी लोग। क्या किसी को प्रॉपर विजिबिलिटी में कोई इशू है, कोई समझ, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं? आप जल्दी से मुझे अपडेट कर दे, फिर उसी हिसाब से मैं कंटिन्यू करूं। मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर है, विजिबिलिटी है, सब लोग सुन पा रहे हैं। और जल्दी जल्दी सभी लोग अपडेट कर दें, फिर मैं कंटिन्यू करूं इस सेशन को। और जो इसमें जरूरी चीजें हैं मैं स्पष्ट कर दूं, मैं कॉन्सेप्ट एटलीस्ट बता दूं, मैं प्रैक्टिस शीट आपको दे दूं। अभी प्रैक्टिस शीट एक मैं लगवाया हूं, मैं आपको दे देता हूं, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो कल उसका सोल्यूशन भी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। सब क्लियर है ना? यस। तो मैंने कहा कि अगर हम कभी किसी इक्वेशन, मतलब किसी समय हमारे पास दो हमें मान निकालने हो, दो मान निकालने हो, तो मुझे दो इक्वेशन की तब जरूरत पड़ती है जब इक्वेशन हमारा लीनियर हो। और मैं आपको बता दूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को लिखने का जो सही फॉर्मेट है वो क्या है, सुनिएगा। वो है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहां पर आपने देखा कि a1, a2, b1, b2, c1, c2, ये जितने भी मान हमने लिखे, ये सब के सब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये सब के सब किससे बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से। ये सब की सब वास्तविक संख्याएं हैं। अगर ये सब की सब वास्तविक संख्याएं हैं तो यहाँ दो अननोन है, एक x है, दूसरा y है। x एंड y यही पर तो अननोन है, यही अज्ञात राशि है, यही अज्ञात राशि, इसी का मान हमको निकालना है। और याद रखिएगा, इस तरह से जब दो अज्ञात होते हैं, दो अज्ञात वैल्यू को ज्ञात करना होता है और वो लीनियर के फॉर्मेट में है, तो हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होती है। एक समीकरण एक हो गया, दूसरा समीकरण दो हो गया। दो इक्वेशंस की हमारी नीड होती है। इनका सोल्यूशन हमारा मुख्य काम है। जैसे हम स्कूल में क्या करते थे, जब इसका सोल्यूशन करते थे, जब इसका इक्वेशन हल होता था, तो हल करने के कई मेथड होते थे। जैसे आपने सुना होगा, एक होता था सब्स्टिट्यूशन मेथड।
लेकिन हम सबको यहाँ पर कंपटीशन में जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी मैं दे देता हूँ आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था जिसे हम लोग कहते थे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, इससे हल करते थे, ठीक है। इसके अलावा हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी हल करते थे, एलिमिनेशन मेथड, और सबसे इंपॉर्टेंट बेलोवेल मेथड यही होता था जिसे हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। इसको हम विलोपन विधि से भी हल करते थे। विलोपन विधि के अलावा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल करते थे। याद होना चाहिए, बाकी ठीक है, कोई ऐसी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, मैं जानता हूं जो हमारी एक्चुअल आवश्यकता है मैं उस पर काम करूंगा। इसके अलावा मैं इसको ग्राफ पर भी हल कर लेता था, मैट्रिक्स का भी उपयोग करके हल कर लेता था, क्रैमर रूल लगा के हल कर लेता था। मेरे पास कई ऐसे प्रोसेस थे जिनकी मदद से हम किसी लीनियर इक्वेशन को जो 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में होता था, आगे 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में होता था, उसको हम लोग हल कर पाते थे। अलग अलग मेथड होते थे जिनका उपयोग करते थे। हमें ऐसे किसी मेथड की जरूरत यहाँ नहीं है, हमें बस जनरल सोल्यूशन की बात है। हमें एक सोल्यूशन निकालने, और ऐसे भी आपके एग्जाम में कभी सोल्यूशन निकालने का सवाल नहीं आएगा। आपको जो सवाल मिलेगा इनके नेचर पर मिलेगा, इनके प्रकृति पर, इनके हल होने की प्रकृति पर मिलेगा। अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, नहीं पढ़ा अभी फिलहाल मैं पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर पढ़ा है तो कोऑर्डिनेट में ये जो इक्वेशंस हैं ये एक सरल रेखा को भी प्रेजेंट करते हैं। इनको हम y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं किसी इक्वेशन को। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैंने लिख दिया, देखिए मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है, x प्लस टू आई बराबर 5 है, और मैं आपको कह दूं कि इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो किसी को भी हम एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसको हम सरल रेखा कहते हैं, सरल सीधी रेखा, ठीक है। सरल रेखा के रूप में लिखने का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी, इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस सी के रूप में। अब ऐसे में जैसे लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 5, अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन हम 2 माने, हम इसका सोल्यूशन कैसे करते थे, हम इक्वल करते थे चीजों को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x है ना, तो हम इसको 2 से गुणा कर देते थे। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, कैसे कि 2x प्लस 3y बराबर आपका 8 दिया है, यहाँ पर लिख दिया 2x प्लस 2 2 जा 4y बराबर 2 5 जा 10 कर देते थे। इस साइन को चेंज करके माइनस 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 करके खत्म कर दिया, ये माइनस वाई हो गया, माइनस 2 हो गया, माइनस माइनस से खत्म हुआ, y बराबर 2 हो गया। y का मान कितना है बताएं, 2। y का मान जो 2 आया उठा के कहीं सब्स्टिट्यूट कर दें, लिखिए 2x प्लस 3y, तो 3 गुणे 2 कर दीजिए बराबर 8 हो गया। तो 2x प्लस 3 दूना कितना होता है 6, बराबर आप 8 कर दें, तो 2x बराबर आपका 8 से 6 घटेगा 2 होगा, तो ये 2 से 2 कटा तो x का मान कितना हो गया 2। हमारे यहाँ ऐसी कोई जरूरत नहीं होगी, जैसे हम लोग को हल करने के समय x y को निकालने की नीड नहीं होगी। अगर इतनी नीड भी होगी ना तो हम किसी मेथड को नहीं पढ़ाएंगे, ना कहेंगे मेथड से करिए, हम कहेंगे भैया आप ऑप्शन से कर लीजिए। हमें क्या जरूरत है हम इस तरह के मेथड को तैयार करने की, जनरल चीजें तैयार कर लेते हैं। जैसे कभी एक हमारे क्वेश्चंस में नीड पड़ जाती है, कभी ऐसे लिखा हो कि a प्लस बी बराबर अगर 16 है, ठीक है, और a माइनस बी बराबर अगर हमारे पास 4 है, तब मैं कहता हूं कि आपको ऐसी कोई जरूरत पड़े और ए बी का मान निकालना है तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ करके 16 प्लस 4 बटे 2 कर दीजिए, अर्थात 16 4 20 बटे 2 10 हो जाएगा। एक बार घटा दीजिए, 16 से 4 घटेगा तो 8 आएगा, 16 से 4 घटेगा तो 12 आएगा, 12 बटे 2 कर दिए 6 हो जाएगा। मतलब मेरा कहना है कि हमको जनरल इतनी की जरूरत होती है, बाकी हमें इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा आपको कमिटमेंट है, टेंशन मत लीजिएगा। जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी उसको समझिएगा, जरूरत आपको पड़ेगी इसके नेचर को, अर्थात हमें समझेंगे, ध्यान सुनिएगा, नेचर आप हेडिंग करिए अपनी कॉपी में, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, जो मैं लिख रहा हूं उसको पॉइंट करिए, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर, लीनियर, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, इन 2 वेरिएबल, अर्थात 2 चरों पर आधारित रैखिक समीकरणों के सॉल्यूशन मतलब हल की प्रकृति, 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों
के हल की प्रकृति, ठीक है, ये हमको डिसाइड करना है, इसको समझना है। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल की प्रकृति, प्रकृति मतलब उनका जो मान आता है, उनका जो सलूशन आता है, उसी को समझना है जी। एक होगा, हाँ। अच्छा, दो कैसे हुआ, निधि ने पूछा दो कैसे हुआ। मैं इसके सोल्यूशन की बात कर दूं। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 8 दिया था, x प्लस 2y बराबर 5 दिया था। बराबर करेंगे तभी एलिमिनेट कर पाएंगे, तो मैंने 2 से इंटू मल्टीप्लाई किया तो 2x हो जाएगा, 2 2 जा 4y, 2 5 जा 10 हो गया, करेक्ट है। अब ये दोनों सेम थे तो साइन माइनस माइनस लगाकर खत्म कर दिया। 4 में से 3 निकलेगा, 1y माइनस 1y माइनस 2, तो y बराबर 2 हुआ। x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको रख दिया y का मान चाहे पहले में चाहे दूसरे में, तो आपको x का मान भी 2 हो, सेटिस्फाई भी कर जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, अच्छा x का मान कितना हो रहा है, 1 होगा, सॉरी x का मान देखो, सुधार लीजिएगा सभी लोग, 1 होगा। मैंने गलती से 2 लिखा था, आप में से जितने लोगों ने 1 बताया, बिल्कुल सही बात, रीना जी ने देखिए बताया था, पूजा जी ने भी बताया था, अंजलि जी ने भी बताया था, प्रियंका ने बताया था। गलती मेरी थी, मैंने यहाँ पर 2 लिखा था, जबकि x का मान 2 होगा, 1 होगा। यहाँ रख करके भी देखिएगा तो सेटिस्फाई। मैंने कहा ना, जैसे हम लोगों को क्या करना है ना, हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं होते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब हमको जरूरत होती थी, क्योंकि हमें तब सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, इन सब से हल करने की जरूरत, अभी हमको जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमें जरूरत किसकी पड़ती है, मैंने आपको बताया, जो जरूरत पड़ेगी हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, रख करके देखेंगे, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तब तो हल है, नहीं कर रहा है तो छोड़िए, जाने दीजिए, हमें क्या मतलब है। ऐसे हमारा काम चल जाता है, तो इसलिए हमें उतनी जरूरत नहीं होती है। मैं जो बता रहा था, मुझे ज्यादा फोकस इस पर करना है कि जब हम किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अर्थात 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का हल सॉल्यूशन करेंगे, तो उसका जो हल आएगा, उसका जो हल आएगा, वह हल हमारा जस्टिफाइड है कि नहीं है, हल है तो कैसे है, कितने हैं, इस पर बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सभी इक्वेशंस का सलूशन भी नहीं होता है। ऐसे मत सोचिएगा कोई इक्वेशन दे दो सब सलूशन आप कर ही डालेंगे, हर इक्वेशन का सलूशन पॉसिबल नहीं है, कुछ ही इक्वेशन का सलूशन पॉसिबल है। समझिएगा कैसे, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, करेक्ट है। एक इक्वेशन 1 है, दूसरा इक्वेशन 2 है, दो इक्वेशन है। इनके सलूशन होने, इनके हल होने और ना होने की कंडीशन होती है। जैसे मैंने कहा कि इनका सलूशन अर्थात जो हल होगा वो कैसे होगा या नहीं होगा, इस पर बात किया जाए। तो मैंने यहां पर मेंशन किया, देखिए क्या, कि सलूशन पॉसिबल है। हाँ, सलूशन जो हल होता है वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है और वो नॉट पॉसिबल है, ठीक है। नॉट पॉसिबल मतलब आपको सवाल दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि क्या इस दिए गए दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का सलूशन मतलब हल संभव है या नहीं है, इस पर बात की जाती है। सलूशन मतलब हल संभव है, इसके लिए क्या लिखेंगे, हल संभव है, हल संभव है। और दूसरी बात हम लिखते हैं हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। कब नहीं है, मैं एग्जाम्पल भी लेकर बताता हूं। पहले जान लो कब नहीं है, तब नहीं है जब a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। समझ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर हल संभव नहीं है तो दो लाइन जो हमारे पास सरल रेखा के रूप में है, अगर ये किसी कार्टेशियन सिस्टम में, अब आपके लिए बड़ी बड़ी बातें होंगी, कार्टेशियन सिस्टम, लाइन, ये सब दुनियादारी, अगर इन रेखाओं को, ये रेखा ही है, अगर इन रेखाओं को कहीं आपने प्लॉट किया तो ये जीवन भर एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनका कोई इंटरसेक्शन, कोई प्रतिच्छेद है ही नहीं है, ऐसा कोई कॉमन मान है ही नहीं जो दोनों को संतुष्ट करे। जब नहीं है तो इसका कोई हल नहीं है, और नहीं हल है तो ये जो दो रेखाएं बनाएंगी, जो इनसे बनने वाली जो रेखाएं होंगी, वो रेखाएं हमेशा क्या होंगी पता है, रेखाएं हमेशा समांतर होंगी, रेखाएं हमेशा समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो जीवन भर कभी मिलती नहीं है, मुंह फुलाए बैठी रहती हैं। तो रेखाएं समांतर होंगी इनसे बनने वाली, क्योंकि हमारे इस इक्वेशन का कोई सलूशन संभव नहीं है। और ये कब नहीं होता, सुनो, जैसे हमने लिखा, हमने एक इक्वेशन, इसका एग्जाम्पल में आपको दिया, मैंने लिखा 2x प्लस 5y बराबर 7 है, 4x प्लस 10y बराबर 8 है।
मैंने कहा कि इसका सोल्यूशन करके बताइए। आपने ट्राई किया, x के पहले का मान 2 है, इसके पहले का मान 4 है। इसको देखा यहाँ 5 है और यहाँ 10 है और यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। मैंने देखा 2 1 के 2 है, 2 दूना 4 है, 5 1 के 5 है, 5, ये तो इक्वल था बट नॉट इक्वल टू 7/8। आप इसका सोल्यूशन करिए, सोल्यूशन नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? तो सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन संभव नहीं होगा। किसी दो रेखाओं से बनने वाले समीकरणों का हल संभव तब नहीं होगा जब a1/a2 इज इक्वल टू तो b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इनसे बनने वाली जो सरल रेखाएं होंगी वो हमेशा समांतर होंगी, उनके बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा और जीवन भर कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। ऐसा दरअसल पूछ लेता है एग्जाम्स में, खास करके रेलवे के एग्जाम्स में पूछ लेता है, दो रेखाएं समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी, ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए इसको दिमाग पे रखिएगा। दूसरी बात समझते हैं, दूसरी बात, ठीक है, इसको समझिएगा। सॉल्यूशन होने की दो स्थिति होती है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का हिंदी अर्थ होता है अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल देखो कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन को कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल देखिए कब होता है, समझिएगा। अद्वितीय हल तब होता है जब लिखा हो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 है तब अद्वितीय हल देता है। अद्वितीय हल का मतलब होता है जो रेखाएं होती हैं ना वो प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ऐसे रेखाएं दोनों आपस में एक जगह ऐसे मिल जाएंगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा और इसके अलावा कहीं मिलेंगे भी नहीं वो लोग। मतलब उस समीकरण का केवल एक पेयर सॉल्यूशन का पॉसिबल होगा। जो एक पेयर होगा अर्थात एक ही ऐसा एक्स वाई का मान होगा जो दोनों को संतुष्ट करेगा, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अद्वितीय हल हो गया। ये होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे मतलब सॉल्यूशन भी होगा, दो प्रकार का होगा, एक अद्वितीय हल होगा, दूसरा इनफाइनाइट मतलब अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल। अनंत हल का मतलब एक से अधिक हल होते हैं और एक से अधिक का मतलब देखिए कैसे होते हैं। ये लिखा जाता है जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये अगर ऐसी स्थिति बनेगी तब इसके अनंत हल होते हैं, एक से अधिक सॉल्यूशन संभव होते हैं। और ये जो रेखाएं बनाती हैं ना वो संपाती रेखाएं बनाती है। संपाती का मतलब होता है कोलिनियर, जैसे रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप्ड होती हैं, इसी के ऊपर वो भी होती है, इसी के ऊपर वो भी होती है, तो इसको कहते हैं हर जगह सो एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे से मिली होती हैं, तो वह संपाती रेखाएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको इसके लिए बोला, मैंने लिखा 3x + 5y बराबर 7 लिख दिया, x + 3y बराबर 9 लिख दिया। अब इसमें देखिए x की गुणांक 3 है और यहाँ पर 1 है, नॉट इक्वल टू 5/3 है, बराबर नहीं है ना, तो इसमें क्या कहा? अद्वितीय हल आएगा। केवल एक ही एक्स वाई का मान आएगा जो इसको संतुष्ट करेगा। यहाँ पर स्थिति देखिए कैसे एग्जाम्पल बन सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास a1/a2 b1/b2 c1 जैसे यहाँ नहीं बन रहा था, अब इसी में एक और लिख देता 10/20 तो हल तो हो ही जाता, सबका मान एक जैसा हो जाता। तो रेखाओं पर आधारित भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। अगर दो रेखाएं समांतर होंगी तो उन दो रेखाओं से बनने वाले समीकरणों का कोई हल संभव नहीं होगा। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उन दो रेखाओं से बनने वाले समीकरणों का केवल एक सलूशन संभव होगा, पेयर सलूशन संभव होगा। अगर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ मतलब कोलाइड होंगी, कोलाइड का मतलब ऐसे होता है, ऐसे इसी के ऊपर है, इसको कहते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड, इसे कोलिनियर कहते हैं, हिंदी में संपाती कहते हैं। संपाती तभी होगी जब अनंत हल होता है। अब यही पूरा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इस पार्ट का, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं इसमें। इसमें जो सवाल भी बनते हैं इसी पर बनते हैं और कुछ खास नहीं बनते। जैसे एक सवाल मैं करके दिखाता हूं, आपको क्लियर होगा। जैसे देखिए लिखा है, हमको दिया दो समीकरण, एक लिखा है 14x + 8y बराबर 14x + 8y + 5 बराबर 0, ठीक है। 21x - ky - 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं है। अगर कोई हल संभव नहीं है तो क्या लिखूंगा बताइए? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, कोई हल इज नॉट इक्वल टू c1/c2।
ये कोई हल संभव नहीं है तब के लिए है। तो हमसे पूछा के का मान बताओ क्या होगा। इस कंडीशन में अगर हम लोग इनको देखें, देखिए रिलेट कैसे करते हैं भाई, x का गुणांक 14 है, x का गुणांक 21 है, यहाँ y का गुणांक 8 है, यहाँ माइनस k है। इन दोनों को बराबर होना होगा और इसको नहीं बराबर होना होगा। एक बात समझिएगा, दरअसल दो तरह से पूछ सकता है। एक कह सकता है के किस मान के लिए, और एक पूछ सकता है के का ऐसा कौन सा मान नहीं होगा, के किस मान के लिए नहीं, ऐसे पूछ सकता है। तो अगर हमसे पूछा के किस मान के लिए तो आपको इस पेयर को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम लिखेंगे 7 दूना 14 है, 7 त्रिक 21 है, 2 चौके 8 है। ऐसे हम थोड़ा काट पीट लेते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। माइनस के बराबर 4 तियां 12 होता है, तो के बराबर -12 होगा। के का मतलब -12 हो गया, अर्थात अगर के की जगह हम -12 पुट करेंगे तो समीकरण का कोई हल संभव नहीं होगा। अब -12, अब यहां पर जैसे देखिए अगर हमसे पूछता के का ऐसा कौन सा मान होगा जिसको ना रखने से, मतलब उसको नहीं रखूं तो समीकरण के अनंत मतलब क्या कहते हैं, कोई हल संभव नहीं होगा, तो इससे जा सकते थे। इससे भी आपकी क्लियरिटी आ जाती है, आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही सवाल इस पर बनते हैं। अगर जिसको देखो लॉजिक पता है वो कर लेता है, लेकिन जिसको नहीं पता भैया उसको दिक्कत ही होती है। जैसे देखो क्या लिखा है, के किस मान के लिए, समीकरण देखिए क्या दिया है, 2x + 3y -5 बराबर 0 है। दूसरा है 4x + ky -10 बराबर 0 है। के अनेक हल हैं, मतलब अनंत हल हैं। तो अनंत हल है, लिखिए 2/4, 3/k, -5/10 -10। इस सब के सब क्या होने चाहिए, बराबर। अगर इस सब के सब बराबर हो तो के का मान हम यहाँ से, चाहे यहाँ से निकालना हो निकाल सकते हैं, चाहे यहाँ से कहीं से निकालिए, एक ही आंसर आएगा। 2/4 का मतलब 2/4 लिखा, 3/k लिखा, ठीक है, 1 हुआ 2 हुआ, तो यहाँ से 3k कर दी, सॉरी के बराबर 6 हो जाएगा। तो के का मान क्या होगा, 6। आंसर नंबर बी है। आप यहां से भी कर लो तब भी वही आएगा। 3/k बराबर -5/-10, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 3 दूना 6, तब भी देखो के का मान 6 ही आया। के का मान कितना आएगा, 6। कंफर्म हो गया कि नहीं, क्लियर बताइए, हो गया ना, यस। कर पाएंगे सब लोग, कोई टेंशन तो नहीं है। आप लोग प्लीज ट्राई करिए, सीट में भेज दे रहा हूँ। ये पार्ट डन है और इसमें एक चीज और रह जाती है, वही मुझे कराना भर है, बाकी ये सेक्शन ओवर हो जाएगा अलजेब्रा वाला। अब इसके बाद हम लोग सांख्यिकी लेंगे और इसी तरह से हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। कुछ खास नहीं बच रहा है, चीजें धीरे धीरे डन हो जाएंगी, बहुत ज्यादा नहीं एडवांस में, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। जो जहां जहां सवाल पूछे जाते हैं उन सेक्शंस को लेंगे, बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू सीट में भिजवा दूंगा, अभी थोड़ी देर में दोनों मिल जाएगी। हाँ, थैंक यू सो मच सभी को, धन्यवाद।